Okay, so we can start now. So our today's topic is EFS first. So let's discuss about the EFS. So what is EFS? Let's, if I'm showing you the presentation, just hold a second. Okay, so let's understand what is the Elastic File System. Elastic File System is a cloud-based file storage service for application and workloads that run in the Amazon public AWS cloud. Why we need EFS? If we have application running on EC2 and need a file system that, or any use case where a file system is needed. Now what happened? Let's take the use case of this. Okay. So EFS is use elastic file system where they need a separate file system from outside, like a shared file system. For example, you have a application like any application, e-commerce or a web application. So for example, when the any request is coming to your application, okay, it has three instances are there, okay, तो इसमें से किसी एक पे भी चल सकता है. अभी इसके साथ भी एक EBS इंस्टेंस क्रिएटेड है जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि फॉर एग्जांपल इस पे OS इंस्टॉल्ड है, इस पे OS इंस्टॉल्ड है और इस पे भी OS इंस्टॉल्ड है. बट ये तीन EBS का जो करेक्टरिस्टिक्स है कि बाय डिफॉल्ट EBS को आप शेयर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल इन दोनों को सेम डेटा चाहिए, इन तीनों मशीनों को, तो उसके लिए तुम EBS नहीं यूज करते. ओनली स्पेसिफिक कंडीशन में है वो नेट्रो इंस्टेंसेस आर अवेलेबल दिस डेज. बट अगर हमें कॉमन स्टोरेज चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन है EFS. तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जैसे एप्लीकेशन बनाई, उसका कॉमन स्टोरेज तीनों को एक ही स्टोरेज दिखाई देना चाहिए, तो वो ये है EFS. एंड दिस EFS विल बी कनेक्टेड, और ये मान लो कि तुम इसका यूज करोगे थ्रू NFS कनेक्टिविटी. ठीक है. तो जब भी कोई रिक्वेस्ट, मान लो कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे तुम्हारी एप्लीकेशन में आती है, ओके, और इसको देखना है. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल कि तुमने लॉगिन किया, इस एप्लीकेशन पे आए, इस एप्लीकेशन पे तुमने लॉगिन किया, अपना ऑर्डर को प्लेस किया. अभी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, राइट, वो कहीं पे स्टोर करना है इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन मान लो यहाँ स्टोर कर रहे हो, तो चाहे नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट तुम्हारी यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, तो उसके पास इंफॉर्मेशन होगी क्योंकि इंफॉर्मेशन वो यहाँ से उठाएगा कॉमन स्टोरेज से. ओके. तो जहां पे भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है शेयर्ड स्टोरेज की, तो हम लोग EFS को यूज करते हैं. अभी कैसे उसका वर्क होता है EFS का, लेट मी शो यू. तो गो टू द योर सर्विसेज. ओ इट्स चेंज्ड. EFS, click on EFS, create file system. Okay. यहाँ भी इन्होंने थोड़ा प्राइसिंग दे रखा है, स्टैंडर्ड स्टोरेज, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, वन वन जोन स्टोरेज, कुछ प्राइसिंग दे रखा है. बेनिफिट क्या दे रखे हैं? डायनेमिक इलास्टिसिटी. मींस जैसे ही आप स्टोरेज बनाते हो, अगर मान लो आपका स्टोरेज भर जाए तो आप क्या करते हो? फिर से ऐड करते हो, कुछ नया स्टोरेज ऐड करते हो. पर इसमें ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत. आप अपना स्टोरेज क्रिएट करते हो बेस्ड ऑन द यूजेस. फॉर एग्जांपल आपने इसको कर दिया क्रिएट यहाँ पे. अभी ये मान लो शुरू में था 5 GB, फिर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 20, 50, 100, 1000. तो आपको कुछ इलास्टिसिटी इज देयर. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको फिर से ऐड करना है, क्रिएट करना है, ये अपने आप. बट बेस्ड ऑन आप डेटा डालते जाओगे ये बढ़ता जाएगा, आप डेटा डालते जाओगे ये बढ़ता जाएगा. फुल्ली मैनेज्ड. मतलब आपको ऐसा नहीं है जहां पे कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो रहा है, इसको अपग्रेड करना है, इसको कुछ पैच करना है, तो आपको कोई उसका मीन्स यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट. ठीक है. ये सारा काम AWS खुद करता है. स्केलेबल परफॉर्मेंस. इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड द थ्रूपुट, IOPS एंड लो लेटेंसी नीडेड टू जनरल पर्पस वर्कलोड्स. तो जब आप क्रिएट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली
डिज़ाइन इसी हिसाब से किया गया कि इसमें थ्रू आउट और आईओप्स इनपुट आउटपुट पर सेकेंड और हमेशा लेटेंसी लो रहे, जब भी इसमें डेटा कोई रीड करे या राइट करे आपकी स्पीड ज़्यादा रहे। और इट इज़ ए शेयर्ड फाइल सिस्टम जो NFS 4 के ऊपर चलता है। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू क्रिएट फाइल सिस्टम। आप फाइल सिस्टम का नाम दीजिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इट इज़ माई EFS, मैंने नाम दिया। अभी ये पूछ रहा है वीपीसी। वीपीसी हम लोग फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वीपीसी का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे क्रिएट होगा, कौन से एनवायरनमेंट में क्रिएट होगा। हमने पहले डिस्कस किया था, जब भी एक उनके डेटा सेंटर में आता है तो हर बंदे का अपना अपना वो डिज़ाइन, अपना अपना होस्ट बनता है। लास्ट टाइम हमने किया था, लेट मी शो यू वंस अगेन। यस हियर। तो हमने क्या देखा था, अगर तीन डिफरेंट कंपनीज बात कर रही हैं तो यहाँ पे अगर लाइनक्स इंस्टेंस उसका अलग कलर है, ये उसका अलग कलर है, ये एक दूसरे से टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंस्टेंस काजल ने बनाया है और ये वाला इस कंपनी एक्सा इन्फोटेक ने बनाया है, और करण का इंस्टेंस का कलर ग्रीन था। ठीक है, और इसने ग्रीन बनाया, तो अगर ग्रीन इसके साथ टॉक नहीं कर सकता और ये इसके साथ, तो इन सभी को अलग रखने का एक ही वे है, वो है वीपीसी। ठीक है, तो वो हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी ये पूछ रहा है कौन सा वीपीसी यूज करना है, तो हमने डिफॉल्ट यूज किया है यहाँ पे। तो अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, सो हमने ये रखा है कि कैसी जो हमने डिस्क बनाई है उसकी अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी, राइट। तो अगर आप ओरिजिनल यूज करते हो, स्टोर डेटा रिडंडेंटली अक्रॉस मल्टी एजीज, ओके, तो आपका डेटा मल्टी एजी में रहेगा। ये नई रिक्वायरमेंट है, मींस नई ऑप्शन आई है वन जोन। वन जोन में क्या हो रहा है कि आप सिर्फ आपका रिक्वायरमेंट है एक ही जोन में, उनको मल्टी जोन आपको नहीं चाहिए, आपका सिर्फ अवेलेबिलिटी जोन वन में ही चाहिए, टू में चाहिए, थ्री में चाहिए, तब बेस्ड ऑन दैट आप भी चूज कर सकते हो न। वो जर्नल क्या होता है, डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है, जहाँ पे आप नहीं चाहते कि मुझे नहीं जरूरत, ठीक है, आप टेस्टिंग के लिए इसको यूज करना चाहते हो, तो वन जोन इज इनफ। ओरिजिनल तीन में बनेगा, कस्टमाइज कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे ये बहुत सारी अदर ऑप्शंस है, लेट्स टॉक अबाउट। अभी मैंने एक सिंपल सोचो, मेरी एक एप्लीकेशन बनी, मैंने एक एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन की रिडंडेंसी कैसे करते हो। मेरी ये वेब एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल, तो वेब एप्लीकेशन में एक, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर डायग्राम में बनाया है, तो आप ये वाला जो पर्टिकुलर है ये रहेगा एक अवेलेबिलिटीज वन ए, सॉरी लिखा हुआ है इट इज वन ए, ये वन बी में है, ये वन सी में है। अभी ये तो तीनों डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स है। ये जो बनेगा इट शुड बी लाइक दिस कि ये तीनों में एक्सेस हो। अभी ये जो बनेगा, ठीक है, EFS शेयर्ड वॉल्यूम, ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन में एक्सेसिबल होगा। तो अभी रियलिटी में क्या होता है, लेट मी शो यू। तो ओरिजिनली बनाया, इसका ऑटोमेटिक बैकअप लेना है, तो मुझे अब मान लो रोज बैकअप लेना है, तो कब कहाँ पे लेना है, तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो अगर हम मैं बैकअप अनेबल करूंगा तो ये बैकअप अनेबल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो लिव इट वी विल टेक लेटर। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कि इसमें जो डेटा है, EFS इंटेलिजेंट स्टीयरिंग यूजिंग लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टू ऑटोमेटिकली अचीव right price and performance band for your application by moving files between the standard infrequent access। तो क्या उसने कर रखा है, ट्रांजिशन इनटू द इनफ्रीक्वेंट 30 days since और ऑन द फर्स्ट एक्सेस, ट्रांजिशन आउट ऑफ IA ऑन द फर्स्ट एक्सेस। होता क्या है, उन्होंने एक डिस्क बना दी यहाँ पे, ये डिस्क जहाँ पे हमने बनाया, इसको उसने क्या किया कि अगर आपको इसको यूज करना है, इसके अंदर ऑप्शंस दे दी। मान लो कि जैसे ट्रेन है, ट्रेन के अंदर फर्स्ट क्लास डिब्बा है, सेकंड क्लास डिब्बा है, थर्ड क्लास है, तो सेम इसी तरह इन्होंने इसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेजेस, ये मान लो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, जो फाइल 40 दिन तक यूज नहीं होगी, ओके, तो ये सोच लो कि इस डिस्क के दो हिस्से कर दिए उन्होंने, एक यहाँ ऐसे, ऐसे दो हिस्से हैं।
अगर ये हिस्सा इस साइड का है, मतलब इज द फास्ट डेटा, एक साइड है फास्ट डेटा और एक साइड है स्लो डेटा, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, तो यहाँ का जो डेटा इस साइड पे होगा वो ज्यादा कॉस्टली होगा। मैं इसको रेड कर देता हूँ। जो इस साइड डेटा होगा वो कम कॉस्टली होगा। ओके, ब्लू डेटा, तो ब्लू कम कॉस्टली होगा। तो ये कैसे डिसाइड करेगा ये डिस्क, कौन सा डेटा ब्लू साइड जाएगा, कौन सा डेटा रेड बन के रहेगा फास्टर एक्सेस? तो वो यहाँ पे होगा 30 डेज सिंस लास्ट एक्सेस, 60 डेज सिंस लास्ट एक्सेस, 15 डेज सिंस लास्ट एक्सेस। अगर जो फाइल आप 30 डेज तक नहीं यूज करते वो ऑटोमेटिकली इनफ्रीक्वेंट में चली जाएगी। ठीक है, तो आउट कौन जाएगा? जैसे ही आप उसको एक्सेस करोगे तो वो आउट ऑफ इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में चली जाएगी। ओके, मान लो जैसे आपने इसको यूज किया और मान लो इसमें 3 फाइल्स पड़ी हुई हैं इस साइड, और जैसे ही आपने इसको यूज किया तो ये क्या होगा, ये रेड बन जाएगी और इस साइड पे मूव होगी, समझ लो इस साइड मूव हो जाएगी क्योंकि ये एक्सेस हो गई। और इस साइड से अगर कोई और फाइल, जो नेक्स्ट फाइल जो भी 30 दिन से नहीं यूज हो रही है, मान लो ये यूज नहीं हो रही है, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। इट्स लाइक दैट इंटरनली। ठीक है, वो उसको मतलब आपका पैसा सेव करने के लिए ये करेगा। ओके, तो मैं इसको बैकअप को अभी रख लेता हूँ, देन कम डाउन। तो परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? अभी इन्होंने परफॉर्मेंस के लिए भी दो ऑप्शंस दे रखी हैं, मैक्स आईओ और जर्नल पर्पस। अभी मैक्स आईओ क्या है कि आपका मैक्सिमम इनपुट आउटपुट जो आपको मिलता है, मतलब कुछ एप्लीकेशन के लिए आपको जो आईओ बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, स्पेशली डेटाबेस, कुछ एप्लीकेशन जो कॉन्टिन्यूसली यूज़ हो रही हैं उसके लिए। जनरल पर्पस जनरली यूज होता है जो वेब एप्लीकेशन इन्वायरमेंट्स होते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए नॉर्मली जनरल पर्पस इज मोर देन इनफ फॉर योर परफॉर्मेंस। अगर आप इसके बारे में मोर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करो, तो यू विल गेट इट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द परफॉर्मेंस इट विल सिलेक्ट। ओके, उसके बाद है थ्रूपुट मोड, मींस व्हेन द फाइल सिस्टम थ्रूपुट लिमिट्स आर डिटरमाइंड, मींस उसमें जब राइट होगा डेटा, उसमें कॉपी होता है डेटा, तो कैसे होगा? आप करते हो कि ऑटोमेटिकली बस्टिंग थ्रूपुट स्केल द फाइल सिस्टम साइज, जैसे जैसे फाइल सिस्टम साइज बड़ा होगा आपकी थ्रूपुट बढ़ेगी। लेकिन समटाइम्स आप चाहते हो नहीं मुझे तो इतनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो आप उसका लिखते हो प्रोविजन थ्रूपुट पर एमबी पर सेकेंड, कितने आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल वन आपको चाहिए 200 एमबीपीएस स्पीड चाहिए उसके अंदर, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा इसके लिए? $1300 पर मंथ। यहाँ पे कॉस्ट भी उन्होंने दे दी है। जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा करते हो अप टू 1000 एमबीपीएस स्पीड तक लेके जा सकते हो, वैसे वैसे क्योंकि कॉस्टली आपकी डिस्क कॉस्टली होती जाएगी, क्योंकि उसको ज़्यादा मीन्स रिसोर्सेज इधर रखने पड़ेंगे। ओके, ये डिस्क में इतनी फास्ट कॉपी होना चाहिए, तो यहाँ से चार्जेस स्टार्ट हो जाएंगे, अदरवाइज कीप इट बस्टिंग ओनली। एनक्रिप्शन, जो भी डेटा यहाँ पे कॉपी होगा एट रेस्ट, अभी रेस्ट और ट्रांजिट टू टाइप्स, मतलब डेटा मूव करता है। जब आपने कॉपी किया, मतलब कोई भी इसको हमने कोई डेटा लिखा, राइट, तो वो क्या होता है, ये यहाँ पे राइट होगा। मान लो जैसे ही डेटा यहाँ से इसने किसी ने लिखा, ओके, मान लो नया ऑर्डर आया तो यहाँ पे राइट हो गया। तो जब ये डेटा राइट होता है इस डिस्क में आ गया तो इसको बोलते हैं इन रेस्ट, यहाँ पे डेटा आके रेस्ट कर रहा है। बट जब ये डेटा यहाँ से यूज होगा और यहाँ से यहाँ पे जाएगा और किसी को डेटा वो चाहिए, ठीक है, बाहर, तो वो बोलते हैं ट्रांजिट। तो अभी बोलते हैं जब ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है, आ गया, तो इट विल बी एनक्रिप्टेड ऑटोमेटिकली, एनेबल एनक्रिप्शन। ठीक है, तो ये डेटा बहुत ही सिक्योर वे से यहाँ पे वो हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ कीज यूज करनी है, KMS इज देयर अनदर सर्विस, बट लीव इट, दैट इज अ की मैनेजमेंट सर्विस एनक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं नेम देता हूँ और नाम दिया माई EFS, क्रिएट हो जाएगा। तो ये डिस्क यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ओके, अभी यहाँ पे आ गया, ये मैंने क्रिएट यहाँ पे कर दी, बट यहाँ पे ऑप्शन है कि ये कहाँ कहाँ से एक्सेस होगी। ये होगी 3 अवेलेबिलिटी जोन है, 1A, 1B, 1C, क्योंकि हम मुंबई में है और मुंबई में 3 अवेलेबिलिटी जोन रहते हैं, 1A, 1B, 1C। अभी
तीनों का उनका सबनेट है अपना अपना, डेफिनेटली, तो वहां से है आईपी एड्रेस अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे उनको। बाय डिफॉल्ट ये सिक्योरिटी ग्रुप है। सिक्योरिटी ग्रुप क्यों होता है? लेट्स सी, जब ये आपको एक्सेस करेंगे इसको, तो इसके आगे एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा है कि हु कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर स्टोरेज, ऐसे ले लो। तो इसको कौन एक्सेस कर सकता है? तो ये स्टोरेज जो हमारा ये सिक्योरिटी ग्रुप है, इससे पता लगेगा। इस सिक्योरिटी ग्रुप में आप जो भी नाम दोगे, 3 नाम भी दे सकते हो अलग अलग तीनों अवेलेबिलिटी जोन में, और सेम भी दे सकते हो। अभी तीनों का सेम है, बट इफ आई वांट द सेपरेट, मैं सेपरेट भी दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप। तो बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी ग्रुप जो भी इसमें परमिशन होगी, उस हिसाब से आपको एक्सेस मिलेगा। अगर इसमें आपने नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा सिक्योरिटी ग्रुप में। ठीक है, एंड नेक्स्ट, अभी ये डिफॉल्ट ऑप्शंस ऑप्शनल है। फाइल सिस्टम पॉलिसी, जो फाइल उसमें राइट होंगी उनको रूट एक्सेस देना है, रीड ओनली एक्सेस ही रखना है, तो वो सारी परमिशंस यहाँ है अगर आपको चाहिए तो क्रिएट इट। अभी ये EFS क्रिएट होना शुरू हो गया, क्रिएटिंग अवेलेबल, तो ये बन भी गया। देखो बनते ही बाय डिफॉल्ट देखो ये सिर्फ 6 KB यूज हो रहा है, मतलब इसमें कोई डेटा नहीं है। ओके, तो सिर्फ 6 KB ही यूज हुआ है। अभी इसको आप जैसे जैसे डेटा डालते जाओगे ये कॉस्टली होता जाएगा। ठीक है, नाउ हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम। तो मैं क्या करता हूँ, एक VM क्रिएट करता हूँ। तो इन्होंने पूरा ही GUI चेंज कर दिया अभी, कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं। वैसे EC2 ऐसे भी सर्च कर सकते हो। ओके, और नहीं है तो रिसेंट सर्विसेज में यहाँ पे आ जाता है कौन सा आपने रिसेंटली यूज किया। ओके, मैं एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस। मैं जनरली फर्स्ट Amazon लिनक्स ही यूज करता हूँ, बट यू कैन यूज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो अभी मैं यहाँ पे T2 माइक्रो यूज किया जो फ्री टियर है। स्टोरेज अभी इसमें 8 GB हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, टैग नेम वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप। मैं यहाँ पे अपना बाय डिफॉल्ट जब तक हम नहीं करते इसको ऑल ही कर दो। ठीक है, और नहीं तो डिफॉल्ट भी यूज करना है। डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक इज अलाउड, तो मैं इसको डिफॉल्ट ही रख लेता हूँ। लॉन्च, तो मैं नया की बना लेता हूँ क्योंकि ये की का मुझे याद नहीं है कि मेरे पास है या नहीं है। कोई भी नाम दे दिया, यादविंद्र बैच 2 डाउनलोड कीज, लॉन्च द इंस्टेंस। ओके, तो अभी हमारे पास इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब हमारे पास एक ये भी क्रिएट हो गया स्टोरेज। तो हमने ये ही बनाया, ये कहाँ पे बनाया? अभी दोबारा अंडरस्टैंड कर लो। जब हमने इसको बनाया EFS स्टोरेज को, EFS, तो ये बाय डिफॉल्ट 3 लोकेशंस पे बनता है जितनी हमने सिलेक्ट किए हैं। तो हमने अगर तीनों अवेलेबिलिटी जोन, जितने अवेलेबिलिटी जोन है वो सिलेक्ट किए हैं, तो वो एक तरह से
तीनों में बनता है। और होता क्या है कि दे आर सिंक विद ईच अदर। तो ये ऐसा रहेगा। अभी मैं इसको इसके साथ अटैच करता हूँ, तो ये दोनों भी आपस में सिंक रहेंगे ऐसे ऐसे। तो ये अवेलेबिलिटी जोन फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी जोन 1A में बना, ठीक है। ये बना अवेलेबिलिटी जोन 1B में, ये मान लो 1B में है, और तीसरा बना 1C में। तो अभी ऐसे क्यों बनाया, उसका रीजन मैं बताता हूँ। अगर आपका जो VM है, वेब सर्वर है, वो तीनों लोकेशंस में है, फॉर एग्जांपल 3, ऐसे मान लो। पहली बार अगर ये सिंगल बने, ये मेरा वेब सर्वर है, मान लो वो 3 वेब सर्वर, ये भी वेब सर्वर और ये भी वेब सर्वर, ये तीनों सेम एप्लीकेशन और तीनों ही डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में है। तो समझ लो कि ये तुम्हारा अवेलेबिलिटी जोन 1 है, ये अवेलेबिलिटी जोन B है, ये अवेलेबिलिटी जोन C है। अगर कोई रिक्वेस्ट, जैसे मैंने ऊपर ऑन द टॉप मैंने दिखाया था, यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट लोड बैलेंस से इसके पास आती है और डिस्क के पास जाती है, तो अभी होगा क्या, अगर रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है और ये कनेक्ट करता है इसके साथ यहाँ तक, तो ये समझ लो एक डेटा सेंटर से रिक्वेस्ट दूसरे डेटा सेंटर में जा रही है, तो इसकी लेटेंसी बढ़ जाएगी, इसको टाइम लगेगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर सर्वर मेरा इसी में है, जैसे 1B में, ये सर्वर 1B में है, तो 1B में इसकी कनेक्टिविटी फास्ट रहेगी, राइट। तो फॉर दैट रीजन इन्होंने, जब आप क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आप मेंशन करते हो कि कहाँ पे बनना चाहिए इसका इंस्टेंस। तो आप तीनों अगर जब सेलेक्ट करते हो तो इट मींस आपका इंस्टेंस तीनों में है, 1A अवेलेबिलिटी जोन में, 1B अवेलेबिलिटी जोन में, 1C अवेलेबिलिटी जोन, तो वो कनेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये देखो वेब सर्वर बन गया आपका। अभी इसको लॉगिन करते हैं। chmod 600। ओके, सो अगर उसमें हमें देखना है कि हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को चूज़ किया था। इंस्टेंसेस पे क्लिक करो और सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करके जस्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप चेक किया था और मैंने चेक नहीं किया कि उसमें सारी पोर्ट्स ओपन है या कैसे है। लेट मी चेक वंस। सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी ग्रुप है। इनबाउंड ऑल ट्रैफिक, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऑल सिर्फ उसी के लिए अलाउड है सिक्योरिटी ग्रुप, इसके लिए सोर्स वही होना चाहिए, यहाँ पे गलत है। तो मैं एक ऐड और भी कर देता हूँ, ऑल ट्रैफिक दिस विल बी अलाउड फ्रॉम एवरीवेयर एंड सेव रूल्स। अभी ट्राई करते हैं सेम कमांड, यस इट इज वर्किंग। तो यहाँ लॉगिन कर गया। अभी मुझे इसको उसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। मैंने ये इंस्टेंस तो बना दिया, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एक फोल्डर भी बना देता हूँ, mkdir my EFS, और कुछ भी नाम दे दूंगा, वो मेरी मर्जी है। तो यहाँ पे EFS पे जाइए और देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो अगर यहाँ पे आप दे क्लिक करोगे तो आपको देखेगा कि ये पर्टिकुलर इसका बैकअप इनेबल्ड है, ये जर्नल पर्पस स्टोरेज यूज कर रहा है। तो कनेक्टिविटी में जाइए, अटैच, ये ऑन द टॉप। तो अटैच करने के लिए दे हैव मेंशन्स हाउ यू कैन अटैच इट। सो दिस इज द कमांड यूजिंग द NFS क्लाइंट। तो मैं इस कमांड को पूरी को कॉपी कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन विद टू यू।
माउंट हाइफन टी, टी इज द टाइप, टाइप है NFS4। हाइफन ओ ऑप्शंस होती है, NFS4 का वर्जन क्या है, NFS का 4.1। उसमें रीड साइज क्या हो सकता है मैक्सिमम, राइट साइज क्या है, उसका हार्ड हार्ड कनेक्टिविटी बन के रहेगी उसके अंदर, और उसका टाइम जो टाइम आउट होगा वो 600 मिली सेकेंड रहेगा। और ये पर्टिकुलर वो फाइल सिस्टम है जिसको अटैच करेगा। तो लास्ट वाला जो EFS लिखा है वो मैंने अपना लोकल फोल्डर देना है, जैसे मैंने दिया है EFS माई EFS, तो ये यहाँ माउंट होगा। अभी माउंट में अगर प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है, हो गया, तो अभी आप देखोगे CD माई EFS मैं फोल्डर में जाता हूँ। अभी मैं जो भी राइट करूंगा यहाँ पे टच, मान लो मैं टच कमांड यूज होती है फाइलों को राइट करने के लिए, डमी फाइल्स को। तो देखो मैंने 4 फाइलें इसमें बना दी, कौन से, अपने इस पर्टिकुलर स्टोरेज में। ओके, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया। अभी यहाँ पे जस्ट इतना सोचिए, ये मैंने बनाया एक और उसमें डेटा कॉपी किया, यहाँ पे कुछ भी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। अभी मैं दूसरा VM बनाता हूँ, टेस्ट करता हूँ ये सेम डेटा मुझे दूसरे VM में दिखाई देता है या नहीं। ठीक है, तो लेट मी क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस, लॉन्च द इंस्टेंस, ऐड स्टोरेज, ऐड टैग नेम, ये बना दिया वेब सर्वर 2। सिक्योरिटी ग्रुप मैं डिफॉल्ट ही ले लेता हूँ जो मैंने अभी लिया था, रिव्यू एंड लॉन्च, ये लॉन्च हो गया। देखो ये भी स्टार्ट हो गया, क्लिक ऑन कनेक्ट, कॉपी, यहाँ पे नया टैब खोलता हूँ, CD डाउनलोड्स, ओके, आई लॉग्ड इन, sudo -i, यहाँ मैं एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir, सेम नाम से भी बना सकता हूँ क्योंकि ये मेरी डिफरेंट सिस्टम है, लेकिन मैं सोचो mkdir कुछ बनाता हूँ डेटा नाम से। ओके, जस्ट वांट टू शोकेस यू। तो यहाँ पे मैं सेम इसको माउंट करता हूँ, किसको, मेरे फाइल सिस्टम को जो मैंने अभी बनाया है। तो यहाँ पे कॉपी किया इस कमांड को, सेम यहाँ पे आता हूँ, लास्ट वाला ये EFS हटा के मैं डेटा लिख देता हूँ जो मैंने अभी फोल्डर बनाया। माउंट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि D कैपिटल है। देखो अभी मैं इस फोल्डर में डेटा में जाता हूँ, डेटा फोल्डर में, तो देखोगे वही ABCD जो मैंने लिखा है दूसरे सिस्टम पे लिखा था यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अभी मैंने इसको बनाया तो ये आपस में सिंक है। तो आप किसी को भी अटैच करोगे तो सेम डेटा दिखाई देगा, ये तीनों ही आइडेंटिकल डेटा है, एक जैसा। तो इसमें कोई तीनों में डिफरेंस नहीं। अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल कॉपी कर देता हूँ, कॉपी /etc/a*, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे अभी मैंने कितनी फाइल्स को नई कॉपी की, 1 2 3 4 5। अगर मैं दूसरी मशीन पे जाके चेक करूँ, ओके, यहाँ पे सिर्फ 4 फाइल्स थी पहले, अगर मैं अभी चेक करता हूँ तो वो फाइल्स भी यहाँ दिखाई देनी शुरू होगी। ठीक है, तो इट मीन्स ये दोनों सिस्टम ऐसे पैरेलल यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, आप किसी पे भी डेटा राइट करो, किसी कहीं पे भी करो, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी समझने के लिए ये समझो कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है, और ये सारे एक दूसरे ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, और आपको एक ही डिस्क दिखाई दे रही है, एक्चुअल में बैक एंड पे रियली में इट इज 3, और वो रेप्लिकेट होती हैं आपस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप फाइल सिस्टम क्रिएट करते हो ये वाला, ठीक है, अगर इसकी मैं दिखाता हूँ नेटवर्क, ये देखो, तो यहाँ पे आप नेटवर्क से देख सकते हो 1A 1B 1C ये तीनों से है, और इस पर्टिकुलर के 3 डिफरेंट IP एड्रेसेस हैं। अभी 3 डिफरेंट IP एड्रेसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे
तीन ऐसे बनी हुई थी। ओके, एनी क्वेश्चन, एनीवन? काजल, एनी क्वेश्चन? नो, बट वही है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट ईएफएस किसी भी ऑपरेटिंग जोन में कनेक्ट करते हैं तो डेटा सिंक्रोनाइज तीनों में से होता है। राइट, क्योंकि अदरवाइज होगा क्या कि अगर आपका डेटा, फॉर एग्जांपल मैं दिखा हूँ, मैंने जैसे बताया ना कि अगर डेटा एक पे ही हो, जैसे मैंने ऊपर डायग्राम बनाया रखी है एक, तो जब अगर वन बी में बना है तो इसको जल्दी मिलेगा, वन ए वाले को दूर से मिलेगा क्योंकि वो दूसरा डेटा सेंटर है। तो एक्चुअली में इन द बैकग्राउंड ऐसे बनता है। और ये जब एक्सेस होता है एक दूसरे के साथ, ओके, तो वो लोकली एक्सेस होता है। तभी यहाँ पे तीन आईपी दे रखे हैं। मींस यहाँ पे देखो, नेटवर्क में अगर वन ए से कोई रिक्वेस्ट जा रही है तो इसका आईपी ये है, मतलब आप ये मान के चलो इस ईएफएस का आईपी ये है। कहाँ गया? ऊपर स्टोर, ये देखो। तो ये अटैचमेंट अगर यहाँ इससे रिक्वेस्ट आ रही है तो अटैचमेंट इस आईपी से होगी। अगर वन बी से रिक्वेस्ट आ रही है, मशीन जो वन बी में रन कर रही है, तो उसकी इस आईपी पे रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी, और तीसरा ये है। तो तो टोटल एक्चुअली इन द बैक एंड वहां पे तीन डिफरेंट स्टोरेज है, लेकिन वो आपस में सिंक है। जो भी डेटा तुम यहाँ राइट करोगे वो अपने आप यहाँ आ जाएगा, अपने आप यहाँ आ जाएगा। इज लाइक दैट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो ये डेटा सेम यहाँ पे होगा और सेम यहाँ पे होगा, ऐसा रहेगा। ओके, तो और क्या बेनिफिट है इसके? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ईएफएस फाइल सिस्टम, आप उसको क्रिएट कर सकते हो, किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में रख सकते हो, ठीक है। और ये कनेक्ट कैसे कर सकते हो, तो दिस इज द कमांड सूडो जो अभी मैंने आपको दिखाया कि कर सकते हो। और वहां पे कॉपी फाइल बनाओगे, क्रिएट करोगे, तो वो शेयर रहेगा एक दूसरे के साथ। तो दिस इज द बेनिफिट। और एक और है कि ये हमने जो हमने देखा था कि जब स्टार्टिंग में हमने ईएफएस क्रिएट भी किया तभी ये चीज़ सामने आती है। तो ये चारों बेनिफिट दिए हैं: इलास्टिसिटी, फुली मैनेज, शेयर्ड एंड स्केलेबल परफॉर्मेंस। इसी में इन्होंने AWS बैकअप भी एक बना दिया है ऑप्शन, जो हमारे जनरली नहीं रहता, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू। तो जो AWS बैकअप है कि इसका डेटा का बैकअप कैसे लेना है, जो अभी तो कॉपी तो कर दिया, पर बैकअप कैसे होगा। तो बैकअप के लिए दे हैव द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑटोमेट बैकअप अक्रॉस AWS सर्विसेज। तो यहाँ पे आप अपना एक बैकअप प्लान कर सकते हो कि मुझे बैकअप लेना है। तो ये उनका डैशबोर्ड है पहले। अगर कोई ऑलरेडी है तो वो वहाँ पे दिखा देगा, अगर नहीं है तो यू कैन क्रिएट योर बैकअप प्लान। ओके, तो तुम्हें क्या बैकअप लेना है, किसी स्टैंडर्ड से, न्यू बैकअप प्लान, कुछ एक फाइल जेसन फाइल बना रखी है तो उसके थ्रू। तो अगर आपको कोई बैकअप लेना है तो आपको यहाँ पे आप बता सकते हो कि कहाँ से बैकअप लेना है और कैसे बनेगा। ठीक है, दोबारा देख लो, फर्स्ट टाइम जैसे ही आप आओगे, ठीक है, AWS backup, create backup plan on the here or click on the dashboard, then also you can come here। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टेम्पलेट बना रखा है डेली का, वीकली, तो आप टेम्पलेट बना सकते हो, नहीं तो बिल्ड ए न्यू प्लान। प्लान नेम इज माय बैकअप प्लान। ठीक है, तो इसमें आप डिफाइन कर सकते हो बैकअप रूल। सो कोई जो भी आपको रूल डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हो। इसका मैं नाम दे देता हूँ माई EFS बैकअप रूल। सॉरी, नॉट हियर, यहाँ पे माई EFS बैकअप रूल। अभी यहाँ पे तुम डिफाइन कर सकते हो बैकअप वॉल्ट। तो कौन सा मतलब बैकअप वॉल्ट बनेगा, तो मैंने EFS ऑटोमेटिक बैकअप वॉल्ट ये अपने आप बाय डिफॉल्ट बन के आ गया। ठीक है, तो अगर आपको क्रिएट ए न्यू बैकअप वॉल्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने आप एक नया बैकअप वॉल्ट बन के आ जाएगा, मतलब जहाँ पे सारा आपका डेटा कॉपी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन टू कोल्ड स्टोरेज,
हो फिर से यहीं पे है कि अगर आप बैकअप लेते हो तो बैकअप के बाद अगर आपको ट्रांजिशन करना है किसी कोल्ड स्टोरेज के ऊपर कि जो ठीक है कभी भी आप लेटर ऑन आर्काइव जैसे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कितने वीक्स के बाद, तो मैं लिख देता हूँ 10 वीक्स के बाद, और जहाँ 2 वीक्स के बाद उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दो। ठीक है। रिटेंशन पीरियड आप हम डालना चाहते हो कितने साल के बाद, कितने साल तक उसको रखना चाहते हो। मान लो मेरी कंपनी में पॉलिसी है 7 साल, तो मैं बैकअप दे सकता हूँ 7 साल तक वो डेटा वहां रहेगा और 7 साल के बाद वो अपने आप डिलीट हो सकता है। ठीक है। तो कौन सी लोकेशन पे आपको डालना है, कॉपी टू डेस्टिनेशन। जनरली कई बार क्या होता है कि आप दूसरी लोकेशन भी डाल सकते हो जहां पे आपको रखे कि मान लो मुंबई पूरा डाउन हो जाए, आपका डेटा कहाँ पे बैकअप रहेगा, तो आप वहां डाल सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आप डेस्टिनेशन दे सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अगर मान लो यहाँ से आप देते हो फॉर एग्जांपल, मैं सिंगापुर दे देता हूँ, तो सिंगापुर का वॉल्ट यहाँ दिखाई देगा, तो आप उसको ऐड कर सकते हो कि यहाँ से उठाओ सारा डेटा और यहाँ पे जाके कॉपी कर दो। ठीक है। और क्रिएट दिस प्लान, तो ये प्लान को क्रिएट कर दो, ये दो वॉल्ट अपने आप में वो हो जाएंगे सिंक। तो ऐसे अपना बैकअप प्लान भी कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो अभी हमारा फाइल सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। सो अगर इस फाइल सिस्टम को आपको डिलीट करना है डिटेल, तो आप इंटरनल देख ही सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है एडिट करने की। फॉर एग्जांपल कल को आपको ट्रांजिशन टाइम चेंज करना है, जल्दी करना है, लेट करना है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए आप लिख सकते हो। अगर प्रोविजन चेंज करना है, थ्रूपुट मोड, तो वो भी आप थ्रूपुट मोड यहाँ से आके चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो अभी कैंसिल कर दो, और जो भी डेटा है वहां पे आपने देख ही लिया जो राइट हुआ है। यू कांट सी फ्रॉम हियर, ऐसा नहीं है कि वो फाइल्स यहाँ पे देख सकते हो जैसे S3 में हम देख सकते हैं। यू कांट सी इट फ्रॉम हियर। ओके। तो जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए तो आप उसको, लिनक्स में कमांड होती है अनमाउंट की, यू माउंट, आप अपना उस पर्टिकुलर फोल्डर से बाहर आ जाओ, cd यू माउंट माई EFS। ठीक है। तो दूसरे सिस्टम से भी जो आपने डेटा फोल्डर बनाया था, तो उससे भी बाहर आ जाओ, यू माउंट डेटा, बाहर आ गए तो फिर आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो लेट मी डिलीट इट। तो जब आप कंफर्म करोगे तो वो पूछ रहा है कि इसको डिलीट करना है तो इसका नाम दीजिए, तो आप सिर्फ उसका कॉपी पेस्ट करके नाम दे दो, कंफर्म करो, तो वो डिलीटिंग द अमाउंट, उसको जो भी है टारगेट्स आपके डिलीट करना शुरू कर देगा। ठीक है। इट विल टेक सम टाइम बट इन द बैक एंड इट विल स्टार्ट डिलीटिंग। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास कुछ और ऑप्शंस है, टेनेंसीज। टेनेंसी क्या है और कैसे यूज करोगे, और इंस्टेंस टेनेंसी, रिजर्व एंड स्पॉट इंस्टेंसेस। पहला जो हमने डिस्कस किया था कि शेयर्ड और डिफॉल्ट इंस्टेंस। जब भी आप नया कोई इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, ओके, तो होता क्या है कि मान लो ये कस्टमर 1 का इंस्टेंस है, कस्टमर 2 का इंस्टेंस है, कस्टमर 3, कस्टमर 4, जो हमने यहाँ पे किया था, तो दिस इज कॉल्ड द शेयर टेनेंसी। जहाँ पे हमने ये जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि इनके जो सर्वर्स हैं वो सारे डेडिकेटेड नहीं है, और हर किसी मशीन में इंस्टेंस बन सकता है, डिपेंड अपॉन कहाँ बनता है। तो दिस इज कॉल्ड द शेयर्ड। एक मशीन के ऊपर सभी डिफरेंट कंपनी के या डिफरेंट लोगों के इंस्टेंसेस क्रिएट है। तो बाय डिफॉल्ट आपको कैसे पता लगता है शेयर्ड है, जब भी आप नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो, तो इट कैन बी शो हियर लॉन्च द इंस्टेंस। मान लो आपने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन आती है शेयर्ड इन डेडिकेटेड और डेडिकेटेड होस्ट। तो बाय डिफॉल्ट ये शेयर्ड रहता है टेनेंसी। ओके। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, कुछ क्लाइंट्स बोल देते हैं कि ओके आई डोंट वांट एनी शेयर्ड विद एनीवन, आई डोंट, मुझे तो डेडिकेटेड चाहिए, तो यू कैन सेलेक्ट द डेडिकेटेड इंस्टेंस एज वेल। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ हार्डवेयर इसको डेडिकेटेडली दे दिए जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो फॉर एग्जांपल
करण को डेडिकेटेड चाहिए, तो उसका जो ग्रीन कलर के इंस्टेंसेस होंगे वो सारे एक जगह पे रहेंगे ऐसे। ये मान लो इसके लिए डेडिकेटेड हो गया। तो इसके जो भी इंस्टेंस बनेंगे वो डेडिकेटेड उसके ऊपर बनेंगे, यहाँ पे और किसी का नहीं होगा, सिर्फ करण के ही इंस्टेंस होंगे। इसे बोलते हैं डेडिकेटेड। ठीक है, तो वो डेडिकेटेड उसी के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे आप डेडिकेटेड इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लोगे, बट डेफिनेटली यू हैव टू पे मोर फॉर दैट, बिकॉज वो डेडिकेटेड सिस्टम आपके लिए होगा और यू आर पेइंग मोर फॉर दैट। उसके बाद रहता है व्हाट हैपन ड्यूरिंग ए रीस्टोर। जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो तो क्या होता है। मान लो मैं इस सिस्टम को एक ये मेरा लिनक्स सिस्टम है, इसको मैं स्टॉप एंड स्टार्ट करता हूँ। मैंने स्टॉप किया तो ये क्या होता है कि जब मैं स्टॉप करता हूँ तो एक तरह से ये इस सिस्टम से बाहर हो जाता है। ठीक है, और जब मैं स्टार्ट करता हूँ इट कैन बिकम एनीवेयर, इट कैन बिकम हियर 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 और हियर, इट कैन बी एनीवेयर। ठीक है, कहीं पे भी आ सकता है। तो फिर से यहाँ स्टार्ट हो गया, तो दैट विल चेंज, और इसका आईपी भी चेंज हो जाता है। मान लो ये इंस्टेंस मैंने अभी जो हमने बना रखे हैं दो इंस्टेंस, अगर मैं इसको शट डाउन कर दूं तो ये जो पब्लिक आईपी है ये भी बदल जाएगा इसका। ठीक है, बट व्हेन द रीस्टार्ट हैपेंड, नाउ इट इज शट डाउन, अगर मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ इस इंस्टेंस को, तो रीस्टार्ट का मतलब होता है कि यहीं पे बना रहेगा। इट इज जस्ट रीस्टार्ट एंड कम ऑन टू द सेम नोड सेम आईपी, एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। जब आप जब एक इंस्टेंस को स्टार्ट करते हो और स्टॉप करते हो। ठीक है, तो वो रहेगा। व्हाट इज द रिजर्व इंस्टेंस एंड स्पॉट इंस्टेंसेस। अभी होता क्या है कि कंपनियां क्या बोलती है, और AWS भी बोलती है कि तुम रिजर्व करा सकते हो अपनी कैपेसिटी। मान लो कि मैं तुम्हें सस्ते में दूंगा अगर तुम रिजर्व करवा लेते हो अभी। तो AWS क्या बोलता है कि ठीक है, मैं रिजर्व करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाओ, यहाँ पे आएगा रिजर्व इंस्टेंसेस। मान लो तुम्हारी कंपनी को पता है कि मुझे 100 इंस्टेंस इस साल में और चाहिए, तो तुम पहले ही रिजर्व करवा सकते हो, जैसे परचेज रिजर्व इंस्टेंसेस। आप बताओगे कि मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए, लाइनेक्स यूनिक्स विंडोज, कौन से प्लेटफॉर्म के लिए है किया, टेंडेंसी कौन सी रहेगी डिफॉल्ट, क्लास कौन सी रहेगी कि आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। मैं लिख देता हूँ एनी, मैं कन्वर्ट भी करा सकता हूँ नहीं, सिर्फ चेक करने के लिए। इंस्टेंस टाइप क्या रहेगा, तो मुझे चाहिए मैं नीचे आता हूँ तो मुझे ये लार्ज इंस्टेंस चाहिए। ओके, मैं ये लेता हूँ, वो X1E लार्ज। टर्म मैं ले लेता हूँ 12 महीनों से लेकर 3 साल तक मुझे इंस्टेंस चाहिए। पेमेंट ऑप्शन एनी कर देता हूँ, तो मैं सर्च करता हूँ। अभी देखो कितनी ऑप्शंस आ गई, 1 2 3 4 5 6। ये 6 नहीं है एक्चुअली, ये दो ही हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन उसके पार्ट अलग है। दिखाता हूँ, जैसे ये AWS है, ये अगर आपको 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो आपको रेट कितना पड़ेगा, इतना 1.915। और अगर मैं अपफ्रंट प्राइस ये है, अगर मैं अपफ्रंट दूं सारा पैसा, ठीक है, पेमेंट ऑप्शन अपफ्रंट रहेगा, तो ऑल अपफ्रंट, ये देखो ऑल अपफ्रंट। अगर मैं नो अपफ्रंट देता हूं तो मुझे कॉस्ट इतनी पड़ेगी, मैं कोई पैसा नहीं दे रहा तो मुझे 2.2 का रेट पड़ेगा। अगर मैं पार्शियली अपफ्रंट करता तो मेरे पास 2.08 का रेट। तो वो ऑप्शन यहाँ पे है। अगर मैं फुल ऑल अपफ्रंट करके सर्च करता हूँ तो सिर्फ दो ही ऑप्शन आएंगी। ठीक है, मीन्स ये दो क्यों ऑप्शंस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल दिया है। अगर कन्वर्टेबल है तो आपको कॉस्ट इतनी आएगी, नॉन स्टैंडर्ड है तो ये है। तो इसका नुकसान और फायदा क्या है कि AWS को आपको सस्ते में देता है। अगर इसका बाय डिफॉल्ट प्राइस चेक करोगे तो ये काफी सस्ता रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक तरह आप गारंटी लेते हो कि मैं आपका प्रोडक्ट ये यूज करूंगा अगले 3 साल तक। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कल से यूज करना शुरू कर दूं, 1 महीने बाद यूज करना शुरू करूं, डजेंट मैटर, मैं आपको पे करूंगा। ठीक है, और मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकता। अगर मैं कन्वर्टेबल मेरा नो है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कन्वर्टेबल को भी कर देता हूँ स्टैंडर्ड, कि मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, तो एक ही प्राइस आएगा। ये देखो
तो मेरा प्राइस ये होगा, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता लेटर ऑन। मान लो मुझे इसकी जगह पे कुछ और इंस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने रिजर्व इंस्टेंसेस में हमेशा ऑप्शन ऐसे उन्होंने दे रखी है, और आप उसको यूज कर सकते हो। और आपका ये क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सस्ते में देते हैं, वाई सो दैट पीपल कैन बाय इन एडवांस। ठीक है ना, तो ये रहता है। नेक्स्ट, स्पॉट इंस्टेंसेस। स्पॉट इंस्टेंसेस क्या है, ये एक इन्होंने बहुत शुरुआत में ही निकाला था। इट्स ए वेरी गुड कंसेप्ट। जैसे सोचो हमारे यहाँ सेल निकलती है ना, राइट, कि भाई ईयर एंड सेल, अभी यूएस में थैंक्स गिविंग डे पे बहुत सारी सेल्स आएंगी। तो उनको क्या होता है, सारा स्टॉक निकालना, कि भाई सेम चीज यहाँ पे है। उनको हर रोज का डेटा रहता है कि मेरे पास इतने आज खाली हैं फिजिकल सर्वर, उसमें मैं कितने स्पॉट इंस्टेंसेस डेली पे एक तरह सेल पे निकाल सकता हूँ। ओके, सेल पे निकाल दो। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको ऐसा सोचो कि रेंट पे कोई चीज दे रहा है, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल, कैसे ले लूं, ओके, मैं एक एग्जांपल ले चलता हूँ। हम दिवाली पे घर पे लाइट्स लगाते हैं, राइट। एक वेंडर क्या बोलता है कि मैं आपके घर पे लाइट लगा देता हूँ, जो प्राइस, मतलब मान लो आपके घर में 400 रुपए में लाइट लगती हैं, बाकी लोग 400 रुपए ले रहे हैं, मैं आपको इसको 50 रुपए में लगा के देता हूँ। ठीक है, 50 रुपए में लगा दूंगा। ठीक है, और अभी का रेट 50 रुपए है, लगा लो। ठीक है, तो उसमें बिडिंग रहती है। अब स्पॉट इंस्टेंसेस में एक बिडिंग का प्रोसेस रहता है, दिखाता हूँ मैं। तो आप बोलते हो कि ठीक है मैं 50 रुपए में लेने को तैयार हूं। जब आप लॉन्च करते हो इंस्टेंस, लेट मी शो यू, ये देखो, क्रिएट किया, और नेक्स्ट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर द स्पॉट इंस्टेंसेस। अगर मैं स्पॉट इंस्टेंसेस का करंट वैल्यू देखूं, प्रीवियस करता हूँ, एक मिनट चेंज करता हूँ मैं इसको, इंस्टेंस टाइप मैं थोड़ा बड़ा इंस्टेंस लेता हूँ, जिसमें ये 8 सीपीयू और 32 GB रैम है, मैंने इसको लिया। तो इसका प्राइस क्या है, अभी अभी आप देखो, $0.125। ओके, ये है स्पॉट इंस्टेंस, ये अभी का प्राइस है उसका। ठीक है, तो ये बिडिंग पे मिलता है, ये मार्केट रेट से ऑलमोस्ट 10 टाइम 90% डिस्काउंट पे रहता है, ऐसा है। ठीक है, 90% जो नॉर्मल चार्जेस हैं उससे। लेकिन इसका मान लो मैंने यहाँ बिडिंग दे दी 0.17, ऐसे दे दी मैंने। तो क्या होगा, मुझे ये इंस्टेंस मिल जाएगा। ये 1A का चार्जेस है, 1B का चार्जेस है, 1C का चार्जेस है। तो मैं यहाँ पे ये बिडिंग दे दी। अभी सेम जो मैंने एग्जांपल दी कि किसी ने बिडिंग दे दी लाइटिंग की, कि ठीक है मैं 40 रुपए में, तुम बोल रहे हो मैं 50 तक है, तो फायदा क्या है उसको, जब तक कोई और बंदे इसकी रेट नहीं बढ़ता। फॉर एग्जांपल मैंने 0.17 में ले लिया, और मेरे पास समझ ले 10 लाइट्स हैं, तो मैंने तुम्हें 50 रुपए में दे दी, और रेट फिर बढ़ा दिया कि मैंने अभी इस लाइट्स का प्राइस हो गया 60 रुपए। ठीक है, और तुमने मुझे बोल दिया कि मैंने तुम्हें 100 रुपए में ले ली, जो 400 की लाइट थी, मैंने रेंट पे ले ली 100 रुपए में। तो कॉन्ट्रैक्ट ये रहता है यहाँ पे कि मैंने अभी लाइट का रेट बढ़ा के कर दिया 60 रुपए। एक और बंदा है, उसने भी खरीद ली 60 रुपए की। ठीक है, मतलब 60 रुपए का बेस प्राइस था, और उसने बिडिंग दी 90 रुपए की। ठीक है, तीसरे वहां पे आया, तो उसने बिडिंग दी 110 रुपए की। अभी मैंने दे दी तीनों को, लेकिन एक चौथा बंदा आता है और मेरा रेट बढ़ जाता है 80 रुपीज। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक और बंदा आता है, वो कहता है कि ठीक है मुझे भी दे दो, मैं तुम्हें 140 रुपए देता हूँ। तो जो 90 रुपए वाला बंदा था, मैं उसका प्राइस खत्म हो गया, तो मैंने उससे ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारा खत्म हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, मेरा प्राइस बढ़ चुका है। तो सेम वे यहाँ पे होता है कि आप वीएम ले लेते हो, लेकिन अगर उसकी बिडिंग प्राइस 1 पॉइंट जो मैंने अभी दी है 0.17 से बढ़ जाती है, तो मेरे वीएम को वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देंगे, ऑटोमेटिकली, पूछेंगे भी नहीं। तो आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम होता है।
तो जनरली ये कहाँ पे यूज होता है और क्यों यूज होगा, और लोगों का अगर वीएम डिलीट हो गया तो डेटा कहाँ होगा, तो ये जनरली यूज होता है डेवलपमेंट में। ठीक है ना, सी आई सी डी पाइपलाइंस डेवलपमेंट में लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारी कंपनी में बोलते हैं हर वीकेंड पे ये टेस्टिंग करनी है हमें, या हर फ्राइडे को ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करो और टेस्ट करो। तो तुम क्या करती हो कि ठीक है, हम लोग स्पॉट इंस्टेंसेस लेते हैं, ये तो 90% सस्ते हैं बाकियों से। ठीक है, हमें कितने घंटे यूज करने हैं, 6 घंटे यूज करने हैं, हम इसको थोड़ी सी बिडिंग देके तो हम इसको ले लेते हैं, तो देन इट वर्क्स वेरी वेल। ठीक है, तो तुम्हारे उसमें कंपनी को भी फायदा होगा, और डेफिनेटली तुम बोल सकते हो यस हमें इससे इतना फायदा हो रहा है। ठीक है, तो दैट वे स्पॉट इंस्टेंसेस वर्क्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो प्राइसिंग मॉडल है, कि अगर आप 750 घंटे हमारे फ्री हैं, तो हम जितना भी यूज़ करेंगे वो 750 आवर्स में डिटेक्ट होता रहता है। एसएलए फिर हमें, तो सभी में प्राइस ही बढ़ती है, राइट? हाँ, प्राइसिंग में तो प्राइसिंग में बढ़ती है। बिकॉज फर्स्ट ईयर हमको फ्री मिलता है, हम्म, तो उसके बाद तो नहीं मिलता फ्री। उस तो बाद तो हर चीज़ चार्जेबल रहती है। फ्री या तो और देखो कुछ। उन्होंने सिर्फ इसलिए दे रखा होता है ताकि लोग इसको यूज़ करें, प्रोडक्शन में कोई फ्री में यूज़ नहीं करता, टी टू माइक्रो कोई या यूज़ नहीं करता। इवन कि मैं अपनी या कंपनी में भी टी टू माइक्रो का भी नहीं यूज़ करता या वो अनटिल। तो प्रैक्टिस वगैरह के लिए ही यस, होती है ना। राइट, वो तो ओके। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रहता है। ठीक है, हम्म, हम्म, ओके, तो एस एल ए इनका ये रहता है 99.99%। ठीक है, तो और चार्जेस क्या रहते हैं, अगर डेटा आउटसाइड कहीं जा रहा है तो उसके चार्जेस रहते हैं, अगर सेम रीजन में रहता है तो उसके कोई चार्ज नहीं होते हैं। EC2 परचेजिंग ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया था रिजर्व इंस्टेंसेस, तो इसमें डिफरेंस कितना आता है, 30 से 40 to 50% भी डिफरेंस आ जाता है अगर आप पहले ही खरीद लेते हो। डिपेंड करता है आप कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे आप किसी को बोलते हो ना, ठीक है मैं अपना सारा पैसा अभी दे रहा हूँ, आप फ्लैट खरीदते हो तो बोलते हो कि ठीक है मैं सारा पैसा एक साथ दे रहा हूँ, तो वो बोलता है ठीक है मैं आपको इतने परसेंट डिस्काउंट देता हूँ, आप मुझे सारा पैसा आज ही दे दो। अगर हम लोन के लिए जाते हैं और उसको पर ईएमआई मिलता है, स्लैब वाइज स्लैब मिलता है, तो वो डिफरेंट कोटेशन रहती है। तो ऐसा ही इसमें है कि एडब्ल्यूएस बोलता है तुम मुझे 3 साल का पैसा इन एडवांस दे रहे हो, तो मैं तुम्हें डिस्काउंट 40% देता हूँ। अगर तुम मुझे आधा अभी दे रहे हो और आधा पर घंटे के हिसाब से दे रहे हो, जितना जितना यूज़ करोगे उस हिसाब से, तो मैं तुम्हें मान लो 35% दूंगा। अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं, सिर्फ गारंटी देते हो कि मैं रिजर्व करवाता हूँ, बट मैं पैसा कोई नहीं दूंगा, जितना बनेगा मैं उतना ही दूंगा, तो उस केस में मैं तुम्हें 30% डिस्काउंट दूंगा। तो ऐसा है। तो ये मैंने जो अभी दिखाया था कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है कि टेनेंसी कौन सी है, ऑफरिंग कौन सी है, प्लेटफॉर्म कौन सा, स्कोप कौन सा है। तो ये प्राइसिंग डोंट गो हियर क्योंकि ये पुरानी स्लाइड है, तो कीप ऑन चेंजिंग। ओके, तो इसका जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर तक था अभी हमारा ईबीएस एंड ईएफएस। यस यस या। ओके, तो व्हाट इज द ईएलबी, इलास्टिक लोड बैलेंसर। नाम से ही पता लगता है जो लोड को बैलेंस करे। ठीक है, अभी लोड को बैलेंस कैसे किया जाता है, सिंपल, कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है मल्टीपल प्लेसेस से। ठीक है, तो इंटरनेट से ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है, पीछे लोड बैलेंसर लगा हुआ है, तो उसके बाद वो मल्टीपल सर्वर पे जा रहा है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो हमारे पास जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बना रखी थी, जो अभी दिखा रहा था मैं आपको ईएफएस में। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपने एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ बनी हुई है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट है, इंटेल मतलब आपकी एक्सा इन्फोटेक मेरी एप्लीकेशन है, जो कोई भी एप्लीकेशन है, तो उसके पीछे जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले क्या होता है कि कंपनियों में लोड बैलेंसर के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपका लोड बैलेंसर होता है। लोड बैलेंसर के आगे चलो सिक्योरिटी ग्रुप वी विल टॉक अबाउट। तो लोड बैलेंसर डिसाइड करता है किस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो जितने भी सर्वर इसके पीछे होंगे तो वो सभी के मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा रिक्वेस्ट फ्रॉम
लोड बैलेंसर। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिक्वेस्ट को। ओके, मान लो 1000 लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो 1000 में से वो क्या करेगा, पहली यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, तो ऐसे डिवाइड करता रहे, एक एक रिक्वेस्ट आगे आगे भेजता रहेगा। अभी इलास्टिक लोड बैलेंस का बेनिफिट कहाँ पे आता है? पहला बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लो ये नोड मेरा चलना बंद हो गया, फॉर एग्जांपल कुछ भी रीजन हुआ, खराब हो गया, कुछ फेल हो गया, क्या हो गया, तो लोड बैलेंसर को पता लग जाता है। लोड बैलेंसर उसका हेल्थ चेक करता रहता है। जैसे ही डाउन हुआ, वो इसको रिक्वेस्ट भेजना बंद कर देगा। वो सिर्फ इन तीनों को ही रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो ये लोड बैलेंसर में इंटेलिजेंस होता है। दैट इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एनी लोड बैलेंसर। मिनट, यस, ओके, तो ये रहेगा। ठीक है, अभी लोड बैलेंसर कितने टाइप के हैं? तो हमारे पास 3 टाइप के लोड बैलेंसर है: एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क क्लासिक, एंड नया आ चुका है गेटवे लोड बैलेंसर एज वेल। तो रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है। तो सबसे पुराना है क्लासिक लोड बैलेंसर। तो सबसे पहले कि इनके पास क्या था कि जब इन्होंने शुरुआत की, दे डोंट हैव एनी नेटवर्क और एप्लीकेशन, तो क्लासिक लोड बैलेंसर ही था जो इनके पास मीन्स सारी फंक्शनैलिटी, बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई, दे केम विद द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर, जो हाई ट्रैफिक के लिए यूज होता था। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिक लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर दो लेयर पे, दोनों पे काम कर मतलब मेजरली इनका लेयर 7 पे ही काम कर रहा था। सो लेयर 7 इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो जो भी लोड आता था इसके ऊपर, ये डिस्ट्रीब्यूट करता था EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर। ठीक है, और कोई भी अनहेल्थी इंस्टेंसेस होंगे, राउट्स होंगे, तो वो उसको देख लेता था। और ये इंटरनल और इंटरनेट फेसिंग रहता है। व्हाट इज मीन्स ऑफ दैट, लेट मी शो यू। तो आप एक, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एप्लीकेशन रन हो रही है, तो अभी मेरे पास 2 इंस्टेंस रन हो रहे हैं जो यहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, मान लो ये दोनों मेरे वेब सर्वर हैं, वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2। ठीक है, अभी इन दोनों को अगर कोई बंदा एक्सेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसमें सेम डेटा है, ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है एक्सेस इन्फोटेक। अगर मुझे कोई भी बंदा इसको एक्सेस करना चाहता है, तो आइदर वो सीधा यहाँ पे आएगा, लेकिन उसका रीजन, प्रॉब्लम ये होगी, वो सीधा भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर ये मेरा सर्वर डाउन हुआ, तो मुझे ट्रैफिक को इधर मूव करना पड़ेगा और कुछ मिनट के लिए मेरी वेबसाइट डाउन होगी। अगर सेम चीज़ फॉर एग्जांपल तुम्हारी उबर है, तुम उबर पे जा रहे हो, जब खाना ऑर्डर कर रहे हो, अगर तुम्हारी वेबसाइट बार बार बंद हो रही है, तो इट्स नॉट ए गुड सोल्यूशन। तो आप क्या करते हो, अपनी जो कंपनी की वेबसाइट है या जो भी आपका एप्लीकेशन है, उसको मल्टीपल नोड्स पे ऐसे बनाते हो जैसे आपने बनाया, और फिर उसके आगे लगा देते हो लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर से ये एप्लीकेशन ऐसे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए आपके, फॉर एग्जांपल इसमें, तो ये मैनेज हो जाता है ऐसे। तो हम लोग इनके ऊपर एक सिंपल वेब सर्वर पहले बनाएंगे, फिर मैं आपको लोड बैलेंसर का बताता हूँ कि क्या कैसे बनेगा। तो लेट्स इन दोनों इंस्टेंसेस को लोड बैलेंस, इसमें मैं वेब सर्वर बना देता हूँ। तो वेब सर्वर बनाने की बिल्कुल सिंपल कमांड्स है, लेट मी शो यू। yum हाइफन वाई इंस्टॉल httpd, एक सिंपल कमांड है जो मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा, जब ये हाँ इंस्टॉल हो गया, तो एक लाइन का वेब सर्वर बना देता हूँ। हेलो, आई एम वेब सर्वर 1 एंड इस पर्टिकुलर वेब सर्वर को देख लेता हूँ कहाँ पे रन हो रहा है। तो मेरे दोनों वेब सर्वर 1A में रन हो रहा है, एक 1B में। तो ये जो है 135 वाला आईपी कहाँ रन हो रहा है, 1A में। तो मैं इसका नाम, इसको लिख देता हूँ
वेब सर्वर एंड आई एम रनिंग इन AZ1, ओके, अवेलेबिलिटी जोन 1। तो ये फाइल जाए, ये लाइन जाएगी where www.html, और एक फाइल बनाता हूँ index.html। तो इसके अंदर ये फाइल लिखी जाएगी। अगर मैं इसको दिखाऊं index.html को, तो ऐसे लिख दिया मैंने, हेलो आई एम वेब सर्वर 1, आई एम रनिंग इन अवेलेबिलिटी जोन 1। फिर systemctl start httpd एंड enable httpd। अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ, तो कैसे करना है, इसका पब्लिक आईपी लो, ओपन करो, ब्राउजर पे जाओ एंड जस्ट टेस्ट इट। सॉरी, ये मैंने दूसरे पे कर दिया, ओके दूसरे का लेता हूँ। ये देखो आ गया, हेलो आई एम वेब सर्वर 1, आई एम रनिंग इन अवेलेबिलिटी जोन 1। तो एक्चुअली ये अवेलेबिलिटी जोन 1B में रन कर रहा था। ठीक है, तो मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अवेलेबिलिटी जोन 1B। ठीक है, ये दे दिया। ये वेब सर्वर 2 था मेरा, तो मैं इसको 2 ही कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, जस्ट नाम के लिए, ताकि आपको पता लगे जनरली मतलब कि कहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है मेरी। ठीक है, तो अगर अभी मैं इसको दोबारा देखता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा वेब सर्वर 2 और अवेलेबिलिटी जोन 1B। तो अभी मैं सेम चीज़ करता हूँ अपने दूसरे मशीन के साथ भी, yum-y install httpd। तो यहाँ पे मैं वेब सर्वर 1 और अवेलेबिलिटी जोन 1A करता हूँ, दैट्स ऑल। और कोई चेंज नहीं, systemctl start httpd enable, ओके। अभी मैं इसको रन करता हूँ जहाँ पे नहीं कुछ भी चल रहा था, रिफ्रेश, और यहाँ पे देखो आ गया है, हेलो आई एम वेब सर्वर 1, आई एम रनिंग इन अवेलेबिलिटी जोन 1A। तो मैंने ये दोनों पे अलग अलग वेब सर्वर इसलिए बनाए हैं ताकि मैं ट्रैफिक दिखा सकूं, पर प्रोडक्शन में ये दोनों पे वेब सर्वर सेम रन होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी मैं लोड बैलेंसर एक कॉन्फ़िगर करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट ए लोड बैलेंसर। यहाँ पे नीचे लाओ, देयर इज ए लोड बैलेंसर टैब, ओपन दैट। टू क्रिएट ए लोड बैलेंसर, जब लोड बैलेंसर क्रिएट करोगे तो यू हैव दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। ये क्लासिक प्रीवियस जनरेशन है, नाउ 3 आर देयर, एप्लीकेशन, नेटवर्क एंड गेटवे लोड बैलेंसर। ठीक है, तो हम क्लासिक के स्टार्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। दिस विल बी रिटायर इन नेक्स्ट ईयर 2022, आफ्टर दैट क्लासिक लोड बैलेंसर विल नॉट बी देयर। ठीक है, तो लेट मी क्रिएट इट। तो यहाँ पे मैं लोड बैलेंसर का नाम देता हूँ माई क्लासिक लोड बैलेंसर, माई CLB मैंने नाम दे दिया इसको। तो ये अवेलेबल रहेगा कौन से VPC के लिए, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी दो ऑप्शन है, क्रिएट इंटरनल लोड बैलेंसर, सिलेक्ट कर दो। इंटरनल लोड बैलेंसर का मतलब क्या होता है कि अभी जो रिक्वेस्ट इस यूजर से आ रही है, अगर तो ये यूजर आपकी कंपनी के अंदर ही है तो ये इंटरनल लोड बैलेंसर होगा। अगर ये रिक्वेस्ट ओवर द इंटरनेट आ रही है तो ये जो लोड बैलेंसर है इंटरनेट पे विजिबल है यहाँ से, तो इंटरनेट से रिक्वेस्ट आ रही है तो ये बाय डिफॉल्ट इंटरनेट रिक्वेस्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस टाइम पे अपने कंसोल पे लॉगिन कर रहा हूँ AWS इस पे, तो ये मेरी इंटरनेट रिक्वेस्ट है। इसके पहले अगर लोड बैलेंसर लगा हुआ है तो वो यहाँ पे जाएगा। अगर आपको इंटरनल रखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, अगर इंटरनेट पे रखना है तो यहाँ पे क्लिक करो। दूसरा क्या है, लोड बैलेंसर प्रोटोकॉल और लोड बैलेंसर पोर्ट। जब फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई बंदा एक्सेस कर रहा है लोड बैलेंसर को, तो उसका पोर्ट कौन सा रहना चाहिए, तो वो पोर्ट यहाँ पे लिखा है HTTP, HTTPS, TCP,
कौन सा है? SSH maybe on नो नो, Linux SSH, right? नहीं, तो ये जनरली रहता है HTTP और HTTPS इन लेयर 7, नहीं तो रहता है SSL, हम्म। सिक्योर हाँ लेयर। वो सॉरी SSL लिया। हाँ, तो ये क्या होता है कि आपका रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। तो आप देते हो फॉर एग्जांपल HTTP, और ये पोर्ट नंबर कौन सी यूज करेगा बाय डिफॉल्ट, तो मैं लिख देता हूँ पोर्ट 80, तो यहाँ पे पोर्ट 80 हो गया। ठीक है। दूसरा है इंस्टेंस प्रोटोकॉल, मतलब लोड बैलेंसर से तुम्हारे इंस्टेंस तक आने के लिए उसको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है। मान लो HTTP और पोर्ट नंबर यूज करना है 8080 फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो यहाँ पे तुम डिसाइड कर सकते हो, यस तुम्हारा पोर्ट नंबर 8080 है। ठीक है। और फिर यहाँ पे भी सेम रहेगा HTTP, और जो ये इसका एक्सेस होगा वो 8080 ऐसे रहेगा। ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है। तो ये एक्सेस यहाँ पे ऐसे रहेगा इसके ऊपर। तो लेकिन अगर ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी कौन सी पोर्ट पे ये एक्सेस होगा, ये तुम्हारे वेब सर्वर में डिफाइन होगा, नॉट आउटसाइड, किसी GUI में डिफाइन नहीं होगा। जो मैंने ये वेब सर्वर बनाया है, मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूँ, करूँगा नहीं तो, क्योंकि वो मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप conf httpd.conf, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ देख रहे हो तो लिसन, इट विल लिसन द पोर्ट नंबर 80। लेकिन अगर मुझे इसको 8080 करना है तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। चाहे मैं करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे 8080 चेंज कर दिया, तो अभी मेरा सर्वर 8080 चेंज करने के बाद इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। मैं तुम्हें डिफाइन करके बताता हूँ कैसे है। तो यहाँ पे जो सेम सर्वर है, अभी ये सर्वर पोर्ट 80 पे नहीं चलेगा, 8080 पे चलेगा। ये देखो, तो ये डिफरेंस हो गया। यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर चेंज किया ना, अभी मैंने सीधा इसको एक्सेस किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे पीछे मुझे पोर्ट 8080 देना पड़ा। तो इसको बोलते हैं पोर्ट नंबर चेंज करना वेब सर्वर का। ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे नहीं चलेगा ये, अगर मैं 80 पे ट्राई भी करूंगा तो वो फेल हो जाएगा थोड़ी देर में। ये देखो। ठीक है। तो अभी हमें, चाहे वो हमारी मर्जी है हम क्या रखते हैं, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल द ऑप्शंस। ठीक है ना, कैसे कैसे अवेलेबल है। तो अब ये जो फ्रंट पे दे रखा है उन्होंने, मैं यहाँ पे दोबारा 80 कर देता हूँ, तो इट विल बी इजी, क्योंकि तुम 80 के साथ ही प्रैक्टिकल करना सारे। ओके। तो अभी मैं डायग्राम में ये चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर 80 से एक्सेस करूंगा और यहाँ पे भी पोर्ट नंबर 80 से। तो अभी दूसरा, यहाँ जाओ अपने वेब सर्वर पे, सॉरी लोड बैलेंसर के ऊपर, और यहाँ पे भी चेंज करो 80। ठीक है। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो तुम्हारे इंस्टेंस पे पोर्ट नंबर 80 पे आएगी। अभी लोड बैलेंसर के आगे सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लगाना है, तो दैट इज, यू कैन क्रिएट ए न्यू लोड बैलेंसर एज वेल, न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ CLB सिक्योरिटी ग्रुप, मींस मेरा क्लासिक लोड बैलेंसर का ये सिक्योरिटी ग्रुप है, और इस पे मैं डाल देता हूँ। तो क्लासिक लोड बैलेंसर में कौन सी पोर्ट ओपन रखनी है, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने जो अभी दी है इससे पीछे, वो लिखिए HTTP यहाँ से। अगर तुम ये 80 पढ़ रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, इसके अगर मैं लोड बैलेंसर के आगे हमारा एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा देता हूँ जो फायरवॉल की तरह काम करेगा, तो ये मान लो मेरा फायरवॉल लग गया, इसको मैं रेड कर देता हूँ, तो ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है। इसके ऊपर रिक्वेस्ट कौन सी अलाउ करनी है मुझे, तो वो मैं यहाँ दूंगा कि ठीक है, जो भी पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट आ रही है HTTP पे, वो आने दो, कहीं से भी आने दो, एनीवेयर। ठीक है। अभी नेटवर्क हेल्थ चेक, तो ये लोड बैलेंसर कैसे हेल्थ चेक चेक करेगा इन सर्वर्स की।
तो ये क्या करेगा, वहां पे जाएगा, पिंग करेगा पोर्ट 80 को कि इस पे ये पोर्ट 80 चल रही है, इस पे ये पोर्ट 80 चल रही है, देन इट इज गुड इन हेल्थ। और सेकंड ये चेक करेगा वहां पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है या नहीं है, तो दैट इट विल चेक। तो ये आएगा और चेक करेगा रिस्पॉन्स टाइम 5 सेकेंड्स, मीन्स होता क्या है, हर 5 सेकेंड में वो नीचे आएगा और एक रिक्वेस्ट चेक करेगा। ठीक है। ओके। तो होता क्या है, हर 5 सेकेंड में यहाँ एक रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5, ठीक है, 5 सेकेंड में। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स टाइम है 5 सेकेंड और इंटरवल है 30 सेकेंड। तो क्या करता है वो लोड बैलेंसर, हर 30 सेकेंड में एक रिक्वेस्ट भेजेगा और वेट करेगा इसका 5 सेकेंड तक। ठीक है, 5 सेकेंड वेट करेगा। अगर तो 5 सेकेंड में रिस्पॉन्स आ गया, इसका मतलब ये सही चल रहा है। अगर मान लो यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, ठीक है, 30 सेकेंड, हर 30 सेकेंड में भेज रहा है और रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, फिर क्या करेगा, क्या इसको बोल देगा ये नहीं है, नहीं, वो वेट करेगा। कितनी टाइम उसको चेक करेगा, 2 बार। यहाँ पे हमने 2 बार सिलेक्ट किया है, तो वो फिर से 30 सेकेंड के बाद रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वेट करेगा, अगर नहीं रिस्पॉन्स आया फिर इसको बोलेगा ये नहीं चल रहा है। ठीक है। तो फिर कब पता लगेगा उसको कि अभी ये चलना शुरू हो गया, वो यहाँ पे आके 4 बार चेक करेगा। मान लो अभी ये चलना शुरू हो गया, तो फिर क्या होगा, ये स्टॉप करता हूँ इसको। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट, ठीक है, और फिर से वो वापस जाएगा और रिक्वेस्ट, मतलब इस बार चलना शुरू हो गया 5 सेकेंड में, बट वो इमीडिएटली उसको स्टार्ट नहीं करेगा, वो 4 बार चेक करेगा, 4 टाइम्स, फिर वो बोलेगा कि ठीक है अभी डन है। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देन ऐड, अभी कौन कौन से इसमें इंस्टेंस ऐड करने हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। मेरे ये दोनों ऐड, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो टैग नेम दिया माई सी एल बी प्रीव्यू एंड क्रिएट। तो अभी मेरा लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अभी कैसे पता लग गया है ये क्रिएट हो गया, तो यू हैव टू चेक, यहाँ पे देखो इंस्टेंसेस, दोनों इंस्टेंस आउट ऑफ सर्विस दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लोड बैलेंसर के थ्रू मेरे इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट नहीं पहुंच रही, आउट ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है, तो यू हैव टू वेट, इट विल टेक अनदर 10-15 seconds और समटाइम्स 1 minute, विद इन ए मिनट इट विल बी कम इनटू द इन सर्विस। अगर ये इन सर्विस नहीं आता इसका मतलब तो कुछ प्रॉब्लम है, वो उसके पास कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसको टेस्ट कैसे करना है कि इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, ये मेरा लोड बैलेंसर का आईपी और नेम है, तो इसको कॉपी करो, इसको ब्राउजर पे डालो। तो अभी चला नहीं, तो ये देखो, लेकिन अभी आ गया, हो गया डन। तो अभी कैसे चाहिए, यहाँ पे अपने इसमें जाओ इंस्टेंसेस में, तो यहाँ देखोगे स्टेटस, स्टेटस में इन सर्विस आ गया। अभी मैं अब यहाँ चेक करता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है, लेट मी मेक इट बिग, हेलो आई एम वेब सर्वर 2। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये चेंज हो गया, हेलो आई एम वेब सर्वर 1, फिर से रिफ्रेश किया, आई एम वेब सर्वर 2, फिर से रिफ्रेश किया, 1 2 1 2 1 2। तो क्या हो रहा है,
मेरा एक बार रिक्वेस्ट इधर जा रहा है, नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट इधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है। ठीक है, तो जितनी बार रिफ्रेश कर रहा हूं यहां पे मैं, तो रिक्वेस्ट इधर इधर ऐसे जा रहा है। क्लियर? एनी डाउट एनी? नो, बिकॉज पहले आपने मुझे ये सिखाया था, राइट? हाँ राइट। तो अभी इसमें दूसरा ऑप्शन क्या होता है, स्टिकनेस। तो कई बार क्या होता है एप्लीकेशन में, एक जो आपके लॉजिक्स में ऐसा होता है कि मान लो पेमेंट वाली एप्लीकेशन है, तो वो स्टिकनेस मांगती है कि जब ये यूजर आया और इसकी रिक्वेस्ट कहाँ गई, वेब सर्वर 1 पे, तो यहाँ पे वेट करे थोड़ा टाइम। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट विद इन 10 सेकेंड अगर दूसरी रिक्वेस्ट भी आएगी तो यहीं पे आए, उसको बोलते हैं स्टिकीनेस। तो एक दूसरा यूजर है मान लो, उसकी रिक्वेस्ट जहां पे जा रही है तो यहाँ पे जाए। अगर तुम्हारे पास है अभी भी ओपन जैसे इंटरनेट होगा, तो ये इसको कॉपी करो और यहाँ पे तुम ट्राई करो। साथ में मैं तुम्हें अभी कहाँ पेस्ट करूँ? क्या बोला आपने, फिर से रिपीट करोगे? मैं एक शेयर कर रहा हूँ तुमसे, होल्ड करो। ये चैट पे मैं शेयर करता हूँ, तो तुम उस पे, मैंने तुम्हें लिंक भेजा है, उस पे क्लिक करो, तो देखो तुम्हें क्या आ रहा है। Hello, I'm web server 1 हाँ and फिर, I'm running in AZ1, AZ1A. यस, तो रिफ्रेश करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। करो राइट? वापस से। हाँ, नहीं हो रहा है चेंज। दोबारा करो। क्या हुआ? ओके, तो वो क्या अपने आप हुआ? वेब रिक्वेस्ट सर्वर बदलती 1 एंड रहेगी। 2। तो अभी ओके। यहाँ देखो, मैं यहाँ पे स्टिकनेस ऐड कर रहा हूँ। तो स्टिकनेस के दो तरह से होती है, कि हम सेकंड्स दे सकते हैं और मेरा एप्लीकेशन लेवल पे कुकीज नेम देना होता है। तो मैं स्टिकनेस यहाँ एक्सपायरेशन टाइम दे देता हूँ 10 सेकेंड्स, एंड सेव करता हूँ। अभी इसको रिफ्रेश करो, मैं भी कर रहा हूँ। अभी करो वापस से। रिफ्रेश किया, 3-4 बार करो करो। वापस से मैं। हाँ, हाँ, हाँ मैं भी करूँ। फिर 3-4 बार करो, सेम पे रहेगा। नहीं, वो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा हाँ, है? वेब सर्वर 1 पे ही है। नहीं आ हाँ, रहा तो है। अभी वो स्टिक हो गया है उसके ऊपर। अभी वेट करो, कुछ क्लिक मत करो, कुछ नहीं करो, 10 सेकेंड तक वेट करो। 10 सेकेंड वेट करो। 10 सेकेंड के बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे, फिर आइदर इट विल चेंज और नॉट। ठीक है, अभी तुम रिफ्रेश करो, अभी चेंज हो जाएगा। राइट? तो ये है स्टिकीनेस। तो 10 सेकेंड तक वो उसी में रहेगा, फिर चेंज होगा, तो क्योंकि हमने यहाँ पे या स्टिकीनेस 10 सेकंड के बाद, अभी तो वेब सर्वर 1 ही है, राइट? तो 10 मिनट 10 सेकंड के बाद वो वेब सर्वर 2 में जाना है। यस, तो देन रिक्वेस्ट जाएगी दूसरे उसके ऊपर। पर ना, हाँ आया, अभी आया। ओके, हुआ। ओके, यहाँ पे एक्सपायर किया। ठीक है, तो अभी मैं इसको एडिट डिसेबल करके सेव कर देता हूँ, तो फिर से पहले की तरह ही स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जस्ट रिफ्रेश इट, तो ये 1 2 1 2 दोबारा स्टार्ट हो गया। क्लियर?
अभी इसमें और क्या ऑप्शंस है हमारे पास, नीचे जाओगे तो सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपको चेंज करना तो कर सकते हो। इसमें आइडियल टाइम आउट टाइम, वो वेट करेगा कितना टाइम तक कनेक्शन बना रहेगा बिफोर लोड बैलेंसर क्लोज द कनेक्शन, 60 सेकेंड्स। इसके लॉग्स कहाँ जनरेट होंगे, अगर आपको लॉग जनरेट करने हैं तो आप S3 पे भेज सकते हो। तो जब हम S3 पढ़ेंगे तो पता लग जाए बकेट कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्रिएट करके तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ चलेगा। मैं अगर बोलूँ क्रिएट दिस लोकेशन फॉर मी, तो वो अपने आप एक बकेट क्रिएट करके वो कर देगा। अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे नाम बनाएगा, नाम आप बकेट आपको देनी पड़ेगी। तो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग होती है, अनेबल्ड है बाय डिफॉल्ट। क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग रहती है कि अगर आपका मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में है तो कैसे वर्क करेगा। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग ऐसे वर्क करती है। देखो तुम्हारे पास एक, दो, तीन और चार सर्वर हैं अवेलेबिलिटी जोन वन में। दूसरे में है एक, दो और तीन। इन तीनों का मैं रंग बदल देता हूँ, ये है 1B में और दूसरे हैं 1A में। ये है 1A में। ठीक है। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, मान लो यहाँ पे लोड बैलेंसर है, तो मैं जो भी रिक्वेस्ट अभी लोड बैलेंसर पे आएगी तो वो कैसे वर्क करेगी। जब अनेबल्ड है तो मेरी पहली रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे, थर्ड रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे, फोर्थ रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे, फिफ्थ रिक्वेस्ट यहाँ पे, सिक्स्थ यहाँ पे और सेवन्थ रिक्वेस्ट यहाँ पे। फिर ऐसे ही कंटिन्यू होगा, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, 13 लाइक दिस। तो ये जाती रहेगी ऐसे। तो ये हो गया मेरा क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग अनेबल्ड। ठीक है। तो फिर हमें क्या करना होता है, अगर मैं डिसेबल कर देता हूं फिर क्या होगा। डिसेबल करने का मतलब ये होता है 50% ट्रैफिक इधर जाएगी और 50% ट्रैफिक इधर आएगी। मतलब पहली, सॉरी, तो पहली रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे, सेकंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स्थ यहाँ पे, ठीक है, सेवंथ यहाँ पे, तो एट्थ यहाँ पे, नाइन्थ यहाँ पे ऐसे, टेंथ यहाँ पे। तो मीन जो तीन मशीन्स हैं वो 50% देख रही हैं और ये चार मशीनें 50% देख रही हैं। तो दोनों तरफ लोड 50-50% ही रहेगा फिर ऐसे। ठीक है। लेकिन उनको कैसे तुम देख रहे हो कि अलग अलग यहाँ पे ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी और यहाँ पे कम। तो उसमें कई बार प्रॉब्लम ये होती है, अगर ये एक जैसे रिसोर्सेज हैं तो यहाँ पे ज़्यादा, ये ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर रहे हैं, ये कम, तो परफॉर्मेंस कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तो ये इंस्टेंस थोड़े बड़े होने चाहिए और ये छोटे भी हों तो चलेगा। ठीक है। तो अदरवाइज अनेबल करके रखो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग को। ठीक है, देन इट विल वर्क प्रॉपरली। ओके, वापस आता हूँ। यहाँ पे इंस्टेंसेस देखिए, इन सर्विस। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्व इसको बंद कर देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं इस सर्विस को HTTP को स्टॉप कर देता हूँ। मतलब मेरा एक सर्वर बंद हो गया चलना सडनली, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, एप्लीकेशन बंद होगी, सर्वर डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, अवेलेबिलिटी जोन। अभी तुम यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, तो ऑटोमेटिकली वो दो बार 30-30 सेकेंड में दो बार चेक करेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, इसको यहाँ पे आ जाएगा आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, लेट्स ट्राई सी। देखोगे इन सर्विस है, अभी भी वेट करो। और अगर तुम यहाँ पे अपने वेब सर्वर पे चेक करोगे तो ये 2 पे ही रुक जाएगा। अभी अभी 1 पे जा ही नहीं रहा क्योंकि 1 सर्वर तो मेरा डाउन है। तो ये सिर्फ एक पे ही बैठा है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी अपने देखूंगा, इसको भी पता लग जाएगा, यस अभी मुझे वहां पे रिक्वेस्ट नहीं भेजनी।
लेट मी रिफ्रेश द पेज। ये देखो आ गया आउट ऑफ सर्विस। तो ये पर्टिकुलर नोड मेरा आउट ऑफ सर्विस हो गया अभी। ठीक है ना। इसको अभी इसको पता है लोड बैलेंसर को कि मुझे यहाँ पे इसको इस पर्टिकुलर मशीन पे कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। क्लियर। तो अगर यहाँ यस। पे है हेल्थ चेक, तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो हेल्थ चेक का स्टेटस। लिसनर में वो बताता है कि हमें कौन से प्रोटोकॉल एप्लीकेबल है। मॉनिटरिंग, ये रिक्वेस्ट नंबर ऑफ लेटेंसी, रिक्वेस्ट काउंट, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताता है। ठीक है। यहाँ पे टैग्स एंड माइग्रेशन, अगर उसको ELB में माइग्रेट करना है तो। अभी यहाँ पे आउट ऑफ सर्विस है, मैं इसको अनेबल कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ सर्विस को। एंड देन वेट। कितनी बार वेट कर रहा हूं? अभी वो चेक करेगा, अगर मैं देखूं 4 बार चेक करेगा 30 सेकंड के बाद, 4 बार, तो टोटल 2 मिनट लग जाएंगे उसको चौथी बार चेक करते में। तो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। और 2 मिनट्स के लिए आप चाहे इसको वेट कर लो, नहीं तो रिफ्रेश करते रहो। तो इट विल टेक 2 मिनट्स टाइम टू टेस्ट इट। तो जनरली अगर तुम्हें टेस्टिंग करनी हो तो यहाँ एडिट करके 30 सेकेंड्स की जगह 7 सेकेंड्स कर दो, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो लेट मी डू इट। देखो अभी इन सर्विस आ गया। अभी मैं फिर से अपने लोड बैलेंसर पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये सर्वर 1 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है, 1 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है। क्लियर ये सब कुछ। यस। ओके। तो यहीं पे हम लोग जस्ट सेकेंड,